हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यासिर आज़म। आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की। उसका नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन और ओव्यूलेशन हमेशा मेरा गलत ही प्रोनाउंस होता है। चैप्टर 7 पढ़ेंगे हम। 5 है और 7 है, चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 है जिसका नाम हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेरिटेंस और इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर आप एनसीईआरटी उठा के इसको शुरू करेंगे तो वहाँ शुरू होता है हैव यू एवर वंडर कि हाथी हाथी के बच्चे को जन्म क्यों देता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी है ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, कैसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक बात होती है जो आपको जहन में बिठा लेनी है, वो है लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, यानी इंसान के घर में इंसान का बच्चा पैदा होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं इंसान के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, अंदर से माँ निकल के आ रही गोदी में हिरन को लपेटे हुए टॉवेल में, हाँ मुबारक हो लल्ला आया है। ऐसा तो नहीं होता। इंसान के घर में हिरन पैदा हो गया या हिरन के घर में शेर पैदा हो गया। जो जैसा एनिमल है वो वैसा ही है, जो जैसा प्लांट है वो उसी के अपने ही जैसा क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा। ये आप रिप्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं, दैट लाइट बिगेट्स लाइट। इतनी बात समझ में आई। हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। ठीक है, अब क्या बात है कि वो डिफरेंट है उससे थोड़े बहुत वेरिएशन है जो हम नहीं नोटिस कर सकते क्योंकि वो हम एनिमल्स को इतना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते। हम तो कहेंगे पूरी तरीके से हाथी की कॉपी लग रहा है, लेकिन इंसानों में हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई दीपक का जो लड़का है वो दीपक से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो इंसान का बच्चा है क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर क्या हैं, इंसानी जैसे हैं। वो इंसान का बच्चा है, ये हमने पहचान लिया। वेरिएशन क्या है, उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। हाँ भैया नाक थोड़ी इसकी अलग है, बाल इसके अलग हैं, आंखों का कलर अलग है, वो अलग कॉन्सेप्ट चलता है पूरा। हाँ बेटा, हम इसमें बेसिकली जो यूनिट है जेनेटिक्स, पहले उस टर्म को समझते हैं। जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स एक पूरी की पूरी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं दो चीज़ों के बारे में डिटेल में। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें हैं हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है? क्लास 10th में जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना माँ बाप से बच्चों में कहलाता है हेरिडिटी। कैरेक्टर जैसे क्या क्या? तुम्हारा हेयर कलर काला है कि ब्राउन है, हेयर टाइप स्ट्रेट है कि कर्ली है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। सिर्फ बालों का नहीं, आँखों का, बालों का, तुम्हारे नाक का शेप, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका ट्रांसफ़र, वो सारे कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। लेकिन हमेशा वो सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, ना पापा के बाल करली ना मम्मा के बाल करली थे दादा के बाल, अब वो पोते के करली हो गए। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स विच आर सिमिलर और डिसिमिलर। लोग समझते हैं डिसिमिलर का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो माँ बाप में नहीं, बच्चे में अनोखी पैदा हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक आग निकल आई, दो की जगह एक आग यहाँ पे निकली है, दैट इज़ नॉट डिसिमिलर, दैट इज़ एबनॉर्मेलिटी और म्यूटेशन। डिसिमिलर का मतलब जो उसके अंदर हिडन थे, जो खुद डायरेक्ट उसके अंदर नहीं थे, उसके किसी फोर फादर में थे, दादा में थे, परदादा में थे, अभी तक उसने वो कैरेक्टर छुपा के रखे थे, अब अगली जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो गए। कैसे एक्सप्रेस हो जाते हैं वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले बच्चों को ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। दीज कैरेक्टर में भी सिमिलर और डिसिमिलर। अब ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं मेरी जान? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बोले तो किस तरह से वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ? जीन्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ, क्रोमोसोम के फॉर्म में हुआ, एलील के फॉर्म में हुआ, उसके बिहाफ पे हम कहते हैं उसको इनहेरिटेंस। अगला टर्म आता है वेरिएशन। क्या टर्म है? वेरिएशन। वेरिएशन की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स से बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं।
ठीक है, पापा गोरा है लड़का काला पैदा हो गया, या पापा काले हैं लड़का गोरा पैदा हो गया, तो ये वेरिएशन आ गया। लेकिन अगर एक ही पापा के बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग हैं, 1 2 पापा मम्मी दोनों पेरेंट्स में, यहाँ पे फादर प्लस मदर, बहुत सारे बच्चे हैं, 3 4, एक ये हमारा ऑफ स्प्रिंग 5 बच्चे हैं, तो ये पांचों बच्चे आपस में भी अलग होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के पांचों आपस में भी अलग होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस का जीनोटाइप सेम होगा, लेकिन देखने में यानी फिनोटाइप वो उनका भी अलग अलग हो जाता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के बिहाफ पे। आप देखें जो जुड़वा भाई बहन हो, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उनके अंदर चेंजेस दिख जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का भी असर होता है। हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी चीज़ों को असर हमारी बॉडी पे होता है, इन्वायरमेंट का, हार्मोन का, थॉट प्रोसेस का, किस तरीके का फूड हम खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे ऊपर असर डालती हैं। तो बेसिकली अगर वेरिएशन की बात करें तो ये इट इज़ अ डिग्री ऑफ चेंज, इट इज़ अ डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग एंड अमंग द ऑफ स्प्रिंग। यानी माँ बाप से बच्चों में जो फ़र्क है वो, और बच्चों में आपस में जो फ़र्क है वो क्या कहलाता है? वेरिएशन। अब इन दोनों की डिटेल स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में होती है उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? जेनेटिक्स। हालांकि जेनेटिक्स के जो बप्पा हैं, जो फादर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। जबकि जो टर्म है, जेनेटिक्स के फादर अलग थे, टर्म किसी और ने दिया है, टर्म दिया है विलियम बेटसन ने, जेनेटिक टर्म दिया है विलियम बेटसन। कई बार एक चीज़ ऐसी होती, बहुत से साइंटिस्ट शुरू में ऐसे होते थे जो कुछ डिस्कवर करते थे लेकिन उसको प्रॉपर नाम नहीं दे पाते थे। जैसे जिसको आज हम जीन्स कहते हैं, आपने वर्ड सुना होगा जीन, वो जीन सबसे पहले उसके बारे में बात करी है किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और उन्होंने जीन ना कहकर फैक्टर कहा। ठीक, दूसरी चीज़ अभी हम कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, कुछ पुराने इतिहास पढ़ेंगे, कैसे थ्योरीज आई, कैसे हमें सब पता चला कि कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे, कैसे ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो आपको हंसी आएगी, आपको अटपटा लगेगा, देखो ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट बता दे। क्यों अटपटा लगेगा? क्योंकि आज आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, आपको पता है ऐसा 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 हुआ होगा, लेकिन उस ज़माने में आप ऐसे इतनी डिस्कवरीज तो थी नहीं, इतने इक्विपमेंट नहीं थे, गूगल बाबा नहीं थे, तो उनकी खुद की फाइंडिंग्स थी। इस वजह से आप इतिहास में जाकर इतिहास को देखेंगे, ना कि इतिहास को ला कर देखेंगे। बात समझ रहे हो? ये नहीं कि तुम 2021 से कंपेयर करने लगो 2000 BC को, समझ रहे हो? वो ज़माने के में जाके आपको सोचना पड़ेगा कि बिना टेक्नोलॉजी के उन्होंने कितना कुछ डिस्कवर किया। हिस्ट्री कभी भी लाई नहीं जाती, हिस्ट्री में हमेशा जाया जाता है। बात समझ रहे हो? तब आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलो, ये तो बेटा बात हो गई हमारी जेनेटिक्स की और इनहेरिटेंस की। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि क्या जेनेटिक्स एक लेटेस्ट ब्रांच है, क्या इसका एवोल्यूशन में कोई रोल है, क्या लोग इसको पहले से जानते थे? तो जवाब है हाँ। जेनेटिक्स के बारे में लोगों को आइडिया बहुत पहले से था। जो आज हम लोग कुत्ते देखते हैं ना, किसी इंसान को मत इमेजिन करिएगा जिससे नाराज़गी हो। कुत्ते जो असली वाले कुत्ते हैं जो गलियों में भौंकते हैं, उन कुत्तों को जब हम देखते हैं तो वो किसी ज़माने में वुल्फ की प्रजाति रहे होंगे। ठीक है, उनको कुछ लोगों ने सेलेक्ट किया और उनको मान लो बच्चे लिया है छोटे छोटे वुल्फ के, उसको डोमेस्टिकेट कर लिया, घरों में पाल लिया। धीरे धीरे वो कन्वर्ट होते होते पालतू कुत्ते बन गए। बात समझ आ रही है? डोमेस्टिकेटेड डॉग्स बन गए। या जैसे काऊ, जंगली काऊ थी, वाइल्ड काउस थी, उसको लाए, उसको सिलेक्शन, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है, या सेलेक्टिव क्रॉसिंग। इसमें क्या किया, हम ले आए गाय को, घर में पाला, बढ़िया उसका ब्रीड करा दिया। तो साहिवाल काऊ जो पंजाब की, वो वाइल्ड काऊ की एक ब्रीड है। तो इनको डोमेस्टिकेट करते करते हमने अपने हिसाब से ढाल लिया। बात समझ रहे हो? तो 8000 से 10,000 BC पहले ही नहीं, 10,000 से 8,000 होना चाहिए, उल्टा लिखना चाहिए। BC की बात हो रही है ना, BC में उल्टा होता है, वैल्यू कम का मतलब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस ज़माने में भी लोगों को आइडिया लग चुका था कि जो वेरिएशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आ रहे हैं।
वो सेलेक्ट करते थे, बेस्ट ब्रीड क्रॉस करा देते थे, बढ़िया ब्रीड आ जाती थी। पर उनको ये नहीं पता था ये हो कैसे रहा है, इसके पीछे की जेनेटिक्स क्या है, इसमें जीन्स इन्वॉल्व हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व है, ये उनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। बात समझ रहे हो, जनरल नॉलेज ही साइंटिफिक नहीं थी। दही तो हम लोग की दादी परदादी भी जमा लेती थी, अगर वो अनएजुकेटेड हो चाहे एजुकेटेड हो, ठीक है, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था ये हो कैसे रहा है, कडलिंग हो कैसे रही। बात समझ रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बचपन से यूज़ होती चली आ रही है जेनेटिक्स की, लेकिन उसका कोई आइडिया या साइंटिफिक अप्रोच हमें नहीं पता है। बात समझ आ रही है। जैसे लोग लेयरिंग ग्राफ्टिंग एक ज़माने से कर रहे हैं, ठीक है, तोड़ लेते थे क्या बोलते हैं, कोई भी ब्रांच रोज़ प्लांट की लगा दी, ग्रो कर गई, रेड और वाइट को मिला दिया, ग्रो कर गई। तो उनको ये नहीं पता था कि इसमें इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस या क्या चल रहा है, ये नहीं पता था, बस ये पता था ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। बात समझ रहे हो, साइंटिफिक नॉलेज होना अलग चीज़ होती है और ऐसी प्रैक्टिकल कोई भी नॉलेज होना एक अलग बात होती है, ठीक है। चलो खैर, तो क्या हुआ कि 8000 से 10000 BC में लोगों को ये आइडिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है वेरिएशंस के लिए, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे तो जो हिडन कैरेक्टर हैं या जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं वो अगली जनरेशन में भी आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि किसी का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो बेस्ट चूज़ करते थे। इसी को आर्टिफिशियल सिलेक्शन या फिर दूसरा नाम इसका होता था बेटा सेलेक्टिव क्रॉसिंग। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब जेनेटिक्स के कई टाइप्स हैं, वैसे 3 ही टाइप बेसिकली हम जेनेटिक्स के पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, नाम से ही क्लियर है जो अभी हम पढ़ के आए, द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स, किस तरीके से होंगे यानी इनहेरिटेंस के बारे में। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, दूसरी 3 तरह की जेनेटिक्स है, ट्रांसमिशन हो गई, दूसरी होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक्स के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर के लिए, वो होता है हमारा जीन्स। इसके ऊपर तो एक पूरा सेपरेट चैप्टर है नेक्स्ट वाला, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यानी कि जीन्स का जो स्ट्रक्चर है, वो फंक्शन है, वो क्या है। बात समझ आ गई, वो हम पढ़ेंगे किस जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर में। ये सब टाइप हैं जेनेटिक्स के, समझ आ रही है। अगला हमारा होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पूरी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक्स लग रही है, अप्लाई हो रही, जो मेंडल के लॉज हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं किसमें, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब जैसा कि मैंने बताया मेंडल थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, पर ऐसा नहीं है कि सो के उठे हो बाप बन गए जेनेटिक्स के। बहुत रिसर्च करी, बहुत रिसर्च करने के बाद उनके रिजल्ट्स वो भी उनकी ज़िंदगी में सामने नहीं आए। उनको फादर का खिताब उनके मर जाने के बाद मिला। वो 1884 में मर गए और तो 1901 में बल्कि उनको खिताब मिला कि वो भैया उन्होंने बहुत बड़ी फाइंडिंग करी है। 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बाद में उनकी स्टडी को दोबारा से जो है पब्लिश करा अच्छे आर्टिकल में, तो उनके बारे में चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेंडल की अलग से हिस्ट्री, उसकी बर्थ और उसकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम कुछ पढ़ेंगे प्री मेंडेलियन थ्योरीज़, यानी कुछ अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट कह लो, फिलोसफर्स कह लो, थ्योरीज़ दी कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट होगी या कैसे ओरिजिनेट होती है, ठीक है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, कैसे जनरेशन आगे बढ़ती है। अलग अलग थ्योरीज़ आई हैं, ठीक है। कुछ थ्योरीज़ के ईयर मुझे याद हैं, कुछ के आपको गूगल करने पड़ेंगे और कुछ के ईयर मेंशन ही नहीं है, मतलब एक अप्रॉक्स वैल्यू दी हुई कि यहाँ से यहाँ तक में हुआ होगा, एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है। जैसे सबसे पहली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्लास 12 के अकॉर्डिंग चलेंगे, कुछ भी आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, ये सारी थ्योरी का आपको सार पता होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, व्हाट दिस थ्योरी इज़ ऑल अबाउट, क्या बात हुई थी इस थ्योरी में, बस किसने दी है, किस ईयर में दी, इतना पता हो तो वेल एंड गुड। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहता है कि सब कुछ दुनिया में जो भी हमें दिख रहा है वो सब किसी सुपर नेचुरल पावर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। बात समझ आ रही है। भगवान वर्ड तो हम आज यूज़ कर रहे हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, व्हाट्सएवर यू वांट टू से, किसी सुपर नेचुरल पावर ने बनाया है। बात समझ आ रही है। दूसरी थ्योरी है, एक सेकेंड, हाँ बेटा, अगली थ्योरी जो थी वो थी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। क्या थ्योरी थी, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। अच्छा एक चीज़ और है, हमेशा से चाहे अंग्रेज़ रहे हों, क्रिश्चियंस, मतलब क्रिश्चियन नहीं, चाहे अंग्रेज़ रहे हों, पोर्टुगीज़ रहे हों, जो भी रहे हों, पुराने ज़माने से पुरुषवादी समाज ही रहा और पुरुषों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। तो हर थ्योरी में आप कहीं ना कहीं ये देख लेंगे कि आदमियों को थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा दी है बनिस्बत फीमेल्स के, ठीक है। मेल्स हैव मोर इम्पोर्टेंस देन फीमेल्स इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कल्चर्स, ठीक है, इन एंशिएंट टाइम मोस्टली। अच्छा, जो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, इसका बिलीफ आज भी है,
लोग मानते हैं ना कि भगवान ने बनाया हमको, तुम इसको ऐसा तो नहीं मानता बंदर थे हम इंसान बन गए। एवोल्यूशन है, साइंस है, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके तथ्य हैं, इसके आपके पास एविडेंसेस है। मगर हमारा जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, हर रिलीजन के अकॉर्डिंग ये फॉलो होता है। सब जैसे क्रिश्चियंस की बात कर लो, इस्लाम की बात कर लो, सबसे पहले कहते हैं एडम एंड ईव, ईडम बोल रहे हैं, एडम एंड ईव। कौन कहता है? क्रिश्चियन। मुस्लिम्स भी कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा। तो ये चला आ रहा है कि लोग मानते हैं कि हाँ, ईश्वर ने ही बनाया है हम लोगों को, ये सुपर नेचुरल पावर, डायरेक्ट इंसान बन के ही हम पैदा हुए थे, जानवर से इंसान नहीं बने। ये कौन बता रहा है? रिलीजियस बिलीव्स वाली थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। दूसरी थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ मॉइस्ट वेपर या मॉइस्ट वेपर थ्योरी। सबसे पहले आप एक बात याद करें, एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, याद है? नाम सुना है? 580 से 500 BC के बीच में साइंटिस्ट पाइथागोरस ने ये थ्योरी दी थी, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। इसमें उन्होंने क्या नाटक बताया? इसमें उन्होंने ये बताया कि मेल्स के, ह्यूमन मेल्स की बॉडी में, नॉट ह्यूमन मेल्स, उन्होंने बोला मेल्स की बॉडी में कुछ ऐसे वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, जो फीमेल की बॉडी में जाकर उसके वॉर्म में जाके एम्ब्रियो बना देते हैं, बेबी बना देते हैं, फिर बच्चे की पैदाइश होती है। लेकिन इस थ्योरी का सबसे बड़ा लूपहोल तो यही है कि भैया अगर मॉइस्ट मेल के हैं, मेल बॉडी से जा रहे हैं, तो लड़का सिर्फ लौंडा पैदा होना चाहिए, लड़का पैदा होना चाहिए, लड़की कैसे पैदा हो जाती है? भाई तुम्हारे अगर तुम्हारा मॉइस्चर या तुम्हारा वेपर जा रहा है फीमेल की बॉडी में, तुम तो ठहरे आदमी। तो पाइथागोरस यहाँ पे लपक गए और नहीं बता पाए कि क्या असल में इसके पीछे लॉजिक है। बात समझ आ गई? ये बात नहीं बता पाई। ये वही पाइथागोरस है जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हुए आए हो। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि आप जो है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में फिक्स हो जाएं, वो हर एक चीज़ को पढ़ते थे। स्कोप बहुत था क्योंकि व्हाट्सएप इंडस्ट्री नहीं थी, फेसबुक नहीं था, तो यही सब पढ़ सकते थे और इसी पे वो काम करते थे। और आपस में बात बिल्कुल नहीं करते थे, चुपचाप बैठते थे क्लास में, क्वेश्चन पूछते थे, आपस में खुसुर पुसुर नहीं करते थे। मॉइस्ट थ्योरी समझ में आ गई? मॉइस्ट वेपर थ्योरी किसने दी थी? पाइथागोरस ने। क्या बोला कि मेल की बॉडी से कुछ मॉइस्ट वेपर्स निकलते हैं जो कि फीमेल की बॉडी में जाके एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो या बच्चा बना देते हैं। मगर थ्योरी की कमी यही है कि अगर बच्चा बना देते हैं तो फिर फीमेल बच्ची कैसे पैदा हो जाती है मेल की बॉडी से। दूसरी थ्योरी है बेटा तुम्हारी फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी क्या होती है? एम्पेडोकल्स, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एम्पेडोकल्स। इसी टाइम के आसपास की बात है, एम्पेडोकल्स, ठीक है, एम्पेडोकल्स। लेट मी चेक द स्पेलिंग, एम्पेडोकल्स, ठीक है। ये बेटा 509 या 504 या 9 में हम कंफ्यूज हैं, से 433 के बीच में थ्योरी दी गई थी, फ्लूइड थ्योरी, एम्पेडोकल्स ने। इन्होंने क्या कहा, कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो मेल की बॉडी से निकलते हैं और फीमेल की बॉडी से निकलते हैं, उन्हीं के आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाने से बेबी बन जाता है। कुछ हद तक ये थ्योरी सही भी है। भाई हमारी बॉडी से सीमेन निकलता है, मेल्स की बॉडी से क्या निकलता है? स्पर्म, सीमेन, स्पर्म्स अलॉन्ग विद सीमेन। फीमेल की बॉडी से निकलता है ओवम, उनका फ्यूज़न हो जाता है। तो कुछ हद तक एम्पेडोकल्स ने बात सही बोली थी कि फ्लूइड। लेकिन इसके बाद बाबा आ गया एरिस्टोटल। कौन आ गया? एरिस्टोटल। हर जगह मेल्स को आसमानों में बिठाने की कोशिश की गई है। इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी का नाम था रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। ये नया चिरांद लेके आए, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। किसने दी थी? बेटा साइंटिस्ट के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ूलॉजी के ये दो चीज़ों के बाप हैं, मतलब मेनली बायो में, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, फादर ऑफ जूलॉजी भी है, ठीक है। थियोफेरेस्टस फादर ऑफ बॉटनी है, ठीक है, पढ़ा होगा, नर्सरी में पढ़ाया था मैंने। हाँ बेटा, जो थ्योरी ऑफ तुम्हारी कौन आ रही है? एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ब्लड नहीं, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। इसका ईयर है 384 टू 322 के बीच में, ठीक है। इसका डाटा बेटा मुझे तो नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट डेट है, बस ये इनका अपना टाइम ड्यूरेशन होगा, उस ड्यूरेशन में किसी टाइम पे इन्होंने ये थ्योरी दी। इन्होंने ये कहा कि जो मेल्स होते हैं इसके अंदर से प्योर या प्योरीफाइड ब्लड जो होता है वही होता है इनका सीमेन, जो स्पर्म जिसको हम लोग आज कहते हैं, ठीक है, वो निकलता है। यानी कि हम क्या बोलेंगे? प्योरीफाइड ब्लड। जो मेल्स का सीमेन है वो क्या है? प्योरीफाइड ब्लड है। और फीमेल की बॉडी से भी कुछ वो निकलता है, क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स निकलते हैं, जो कि उतने प्योर नहीं हैं जितना कि मेल था।
बात समझ रहे हो, मतलब नंबरीपन की हद हो गई है हमेशा जो है। छोड़ो खैर, वो सोशल साइंस का इशू हो जाएगा। तो इनकी थ्योरी अगर माने तो मेल की बॉडी से प्योर ब्लड मिलता है और फीमेल्स की बॉडी से जो निकलता है वो प्योर होता है, पर इतना प्योर नहीं होता। इनके फ्यूज़न से बेटा क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है। ये थी हमारी थ्योरी ऑफ, या फिर रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। कोई चीज़ छूट रही है, हाँ वो ये है कि जो ये प्यूरिफाइड ब्लड है ना, जब ये फीमेल की बॉडी में जाता है ना, तब ये वाइटलिटी देता है एम्ब्रियो को, ज़िंदगी देता है उस एम्ब्रियो को जो अब बनेगा, जो अब ग्रो करेगा फीमेल की बॉडी में। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट है उत्कर्ष? चारों बातें गलत तो हैं। उस ज़माने में आप अगर जाएंगे तो ये सही होगा, क्योंकि लोग, बहुत से लोग इनके समर्थक भी तो होते थे। भैया ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, एरिस्टोटल फादर हैं जूलॉजी के और बायोलॉजी के। उस ज़माने के अकॉर्डिंग उन तथ्यों को लोग मान लेते थे। जो बात ज़्यादा सही लगती थी कहते थे हाँ भाई तुम सही बात कर रहे हो। मेंडल की टके की इज्जत नहीं रही मेंडल के ज़माने में, क्योंकि बायो में मैथ्स ले आए थे। आपने 10th में रेशियोज पढ़ेंगे 3:1, 1:2:1, 9:3, 3:1। तो उस ज़माने में लोगों की आँख निकला जा रहा था, बायोलॉजी मैथ्स। आज के बच्चों को तो आंखें निकल आती। तो फिर उस ज़माने में तो और ही बात भयानक थी। तो उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। बाद में पता चला कि ये तो बहुत सही बात कर रहे थे, और डाटा भी स्टैटिस्टिकल था, मैथमेटिकल था, तो प्रूफ किया जा सकता था। प्रूफ किया गया, प्रूफ हुआ। बात समझ रहे हो? तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ज़माने में अच्छी बातें करके उनकी इज्जत उस ज़माने में नहीं हुई। नेस्ला टिकोला, क्या नहीं, मैं नेस्ला टिकोला बता रहे हैं, टेस्ला एंड निकोला, हाँ उनकी भी, उनके वो रॉकेट वाला जो कॉन्सेप्ट था लैंडिंग को लेके, तो उनका भी उनके ज़माने में कोई सम्मान नहीं हुआ। तो कई लोग मरने के बाद सम्मान प्राप्त करते हैं, ठीक है, जीवन में वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती और अपनी जनरेशन से आगे चल रहे होते हैं। जैसे स्वदेश एक मूवी है शाहरुख खान की, वो आज के टाइम के लिए अप्लाई हो रही है, मतलब 15-20 साल या 10 साल तो हो गए होंगे बने हुए। तो बहुत सी चीज़ें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए होती हैं, समझ रहे हो? उस ज़माने में उनकी इज्जत नहीं उनको मिल पाती है जो उनको मिलनी चाहिए थी। अगला जो था बेटा प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अब ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या है? आप सोचिए लोगों की इमेजिनेशन क्या तगड़ी थी। अभी तुम लोग को मजाक लग रहा होगा कि क्या क्या बातें बता गए, तो ये सब चीज़ें अगर वो लोग ना करते तो तरक्की ना हो। अगर आज भी साइंस जो है काम छोड़ दे, वैक्सीन बनाना छोड़ दे, तो कुछ होगा ही नहीं, लोग मरेंगे, मरते रहेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो वो बनने लगी मशीन ना बने, लोग मरते रहेंगे। ऑक्सीजन प्लांट ना लगे, लोग मरते रहेंगे। तो क्या तरक्की के लिए हमें लगातार रिसर्च करनी है, लगातार काम करना है। उस ज़माने से भी लगातार काम होता चला आ रहा है, अलग अलग थ्योरीज आती चली गई। जब प्री फॉर्मेशन थ्योरी की बात करते हैं तो ये दी गई थी 1673 में। किसने दी थी? स्वर मैन ने, स्वर मैडम, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? स्वर मैडम, स्वर मैडम। मुझे तो एक तो साइंटिस्ट को मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। मैंने आज तक जो भी साइंटिस्ट याद करें सिर्फ इस तरह से याद करें कि मुझे स्पेलिंग याद हो जाए, कभी ऐसे नहीं कि उसका प्रोनाउंसिएशन। स्वर मैडम जो भी थे, तो ये इनका क्या कहना था कि जो एग है मेल्स का, स्पर्म है मेल का या फीमेल का एग है, इसके अंदर पहले ये स्पर्म है, मान लो ये स्पर्म है, इसके अंदर पहले से बच्चा बैठा हुआ है जो कि बहुत छोटा है, मिनिएचर क्रिएचर है, वो अंदर ऐसे पड़ा हुआ है स्पर्म में, और ये जाता है अंदर जब फीमेल की बॉडी में, बढ़िया ये वहाँ पर नरिशमेंट मिलता है, इसको ग्रो कर जाता है, पूरा बेबी बन जाता है। तो उनको थोड़ी पता था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी इतनी। हालांकि 1673 की बात हो रही है, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बना लिया था ऑलरेडी 1665 में रॉबर्ट हुक ने, लेकिन अभी इतना डिटेल हम नहीं देख सकते थे कि हम मूवमेंट तक स्पर्म की देख पाएँ, ठीक है। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या थी? भैया स्पर्म में पहले से एक मिनिएचर क्रिएचर पैदा रहता है, होता है, प्रेजेंट होता है, जो फीमेल की बॉडी में जाता है और ग्रो करने लगता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे? ह्यूमनकुलस। क्या बोलते थे? इसी वजह से इस थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ ह्यूमनकुलस, ये ह्यूमनकुलस थ्योरी भी होता है। ह्यूमनक्यूलस, ये छोटा सा ह्यूमन जो है उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। कौन बता रहा है ये बात? हाँ बेटा, जो अगली है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। बहुत सी थ्योरीज छूट जाएंगी जब आप पढ़ेंगे, कहेंगे सर आपने ये नहीं पढ़ाया। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आ सकती है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करें। वो भी सरफेस नॉलेज दे रहे हैं क्या क्या थ्योरीज थी, कुछ भी डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, बस ये पढ़ना है किसने डिस्कवर करी,
क्या साइंटिस्ट का नाम था, ईयर क्या था और क्या वो बताना चाह रहे थे, बस एक बेसिक ऊपर का सार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगली थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था डार्विन। तो जब हम बात करते हैं डार्विन की थ्योरी की, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। अब भैया इनका क्या ड्रामा था, डार्विन ने थ्योरी दी थी। डार्विन का पूरा नाम पता है आप लोगों को? हाँ, डार्विन का पूरा नाम लिख के लाइएगा, समझ आ रहा है? इतने बुरे हालात हैं कि साइंटिस्ट के नाम तक नहीं याद है। चलो बेटा, डार्विन की अगर हम बात करते हैं तो ये थ्योरी दी गई थी 1868 में, यानी अब धीरे धीरे ईयर भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। इन्होंने ये कहा कि मेल्स की बॉडी से, या हम कह सकते हैं फीमेल की बॉडी से, दोनों की ही बॉडी से बहुत, एक सेकेंड, एक पार्टिकुलेट थ्योरी भी रह गई यार। पार्टिकुलेट थ्योरी बहुत पहले थी, बीसी में रह गई, अभी बता देंगे उसके बारे में थोड़ा सा। पैनजेनेसिस के बारे में समझ लें कि हर एक बॉडी की सेल, जो डार्विन कहना चाह रहे हैं, हर एक बॉडी की सेल से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जिन्हें गैम्यूल्स कहते थे वो, ठीक है, जो आगे चल के मिल जाते हैं और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं रिप्रोडक्शन के बाद। बात समझ रहे हो? क्वाइटस के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। पर उनको ये उस वक्त नहीं पता था कि हमारी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो ये थ्योरी भी लपक गई, पैनजेनेसिस भी लपक गई। क्योंकि अगर हम पैनजेनेसिस की बात मान के चलें तो जो गैम्यूल्स या पेंजीन जिसको वो कह रहे थे, बहुत सारे मिल के बना रहे हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी से आ रहे हैं। बात समझ आ रहा है? तो आधे मेल की बॉडी से मान लो वो कह रहे हैं आ रहे हैं, आधे फीमेल्स की बॉडी से आ रहे हैं। तो जो बच्चा पैदा होगा उसका हाथ एक पैर फीमेल का हो जाए, एक हाथ एक पैर मेल का हो जाए, आधा पोर्शन फीमेल की तरह सॉफ्ट हो जाए, आधा पोर्शन तुम्हारी तरह उदाड़ी निकल आए। तो ये थ्योरी भी एक्सेप्टेबल नहीं थी और ये थ्योरी भी लपक गई बाद में। एक पार्टिकुलर थ्योरी है जो बेटा तुम्हारी छूट गई, मुझे पढ़ाना था अभी, जो मॉरपर्टियस ने दी थी इन 384 to 322 BC में। इनका क्या कहना था, ये भी यही कहना चाह रहे थे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, बेटा क्या लिखा है मैंने, ये बेटा ईयर में मैं श्योर नहीं हूँ, 384 ही है, 384, हाँ 384 ही है। एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद आ रहा, तो ईयर आप खुद देख लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ईयर के बारे में, लेकिन पार्टिकुलर थ्योरी थी ज़रूर। ये थ्योरी काफ़ी हद तक पैनजेनेसिस से मिल रही थी। इस थ्योरी का कहना क्या था बेटा कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स, जो मेल और फीमेल दोनों के मिल जाते हैं और आगे चल के क्या करते हैं, एक पूरे के पूरी लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं। मॉरपर्टियस ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मॉरपर्टियस तो बहुत बाद में आए हैं, तो ये बीसी वाली नहीं होगी। इनकी थ्योरी बेटा अभी इसी के आसपास है, डार्विन के आसपास की है, ठीक है। ईयर आई हैव नॉट मेंशन, सो यू हैव टू चेक इट आउट। पार्टिकुलर थ्योरी नहीं है, पुरानी थ्योरी नहीं है। पुरानी थ्योरी इसी टाइप से पार्टिकल बेस्ड थ्योरी जो थी वो एरिस्टोटल की थी। बात समझ रहे हो? नई थ्योरी जो है ये पार्टिकुलर थ्योरी मॉरपर्टियस ने नहीं दी थी। अब इनका ईयर मुझे याद ही नहीं है कि ये कब दी गई थी। चलो छोड़ो, ये सारी थ्योरीज हो गई। बात समझ आ गई? हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया जेनेटिक्स, उसकी डिफिनीशन, उसके दोनों पार्ट्स, हेरिडिटी, वेरिएशन। हेरिडिटी हमने डिटेल में पढ़ ली, फिर हमने वेरिएशन पढ़ लिया, दोनों क्या होते हैं, दोनों की डिफिनीशंस क्या होती हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ पुरानी थ्योरीज पढ़ ली, ऐसी थ्योरी जिनके ऊपर बेस्ड होता है या जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कैसे कैसे लोगों ने अपने पॉइंट्स या नुक्ताए नज़र या पॉइंट ऑफ व्यूज़ प्रेजेंट किए। आज से आप उसको कंपेयर नहीं करेंगे, आप वहाँ पे जाकर सोचेंगे, हिस्ट्री में जाकर सोचेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे सोच ली, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लूफोल भी थे सारी थ्योरी में। अगर लूफोल ना हो तो लोग सब एक्सेप्ट करने लगेंगे उसको, तो हर एक गलत थ्योरी भी चलने लगेगी। लोगों का खिलाफ होना भी ज़रूरी है। क्रिटिक्स आर ऑलवेज वेलकम। जब आपके अंदर कमियां बताई जाती हैं तो आप बेहतर इंसान बनते हैं उसको दूर करके। इसी तरीके से हर थ्योरी की कमी बताई गई, रिसर्च आगे बढ़ती चली गई। आज हमारे पास पूरी डिटेल डाटा है कि किस तरीके से क्या होता है, क्या जीन्स हैं, क्या वो स्टोर करते हैं, कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं। सो डोंट कंपेयर प्रेजेंट सिचुएशन विद द पास्ट सिचुएशंस।
बात समझ में आ गई। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जब आप बच्चों की बात करते हैं ना, जैसे ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो कॉपीज़ थे अपने पेरेंट्स की, हम इन शॉर्ट कह सकते हैं क्लोन थे। और सेक्सुअल में जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो ऑफस्प्रिंग थे। क्या डिफरेंस है क्लोन और ऑफस्प्रिंग में, सोचिए और बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, और सब लोग सोचिए, अपना अपना योगदान दीजिए। हाँ देखो, पहली चीज़ ए सेक्सुअल से बनते हैं क्लोन तो सिंगल पेरेंट है, सेक्सुअल से बनता है ऑफस्प्रिंग तो 2 पेरेंट हैं। गैमीट फॉर्मेशन ए सेक्सुअल यानी क्लोन में नहीं होता है। गैमीट फॉर्मेशन किस में हो रहा है हमारा, ऑफस्प्रिंग वाले में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, वेरिएशन किस में आएंगे, सेक्सुअल में। हमेशा याद रखो, अगर कंपैरिजन की बात आती है तो सेक्सुअल इज ऑलवेज बेटर देन ए